आइए, यस अनुजा मैडम इज देयर। तो अनुजा मैडम को मैं इनवाइट करता हूं। एक मिनट अनुजा मैडम, मैं आपका आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। और अब नाउ अनुजा मैडम यू कैन म्यूट योरसेल्फ, unmute yourself, you can unmute yourself. Yes, hello, yes, हाँ जी, good evening. Yeah, good evening Anuja, can you start your video? Yeah, can you see me now? Very nice. Let me introduce Advocate Anuja Pitia. She is already former civil servant. She has cleared UPSC examination in 2015, and then she joined as the assistant director in the central government, and then she quit, and now she is a practicing lawyer in Supreme Court of India, and she is looking after multi-dimensional areas like criminal, civil, arbitrational matters like that. So if you visit her LinkedIn profile, you will get the many more things about अनुजा। आज हमारा जो विषय है दोस्तों वो है कि अनुजा मैडम ने 77% मार्क्स एओआर के एग्जामिनेशन में लिए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा एओआर का एग्जामिनेशन के बारे में इतना बताऊंगा कि एओआर एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज पर एडवोकेट एक्ट 1961। वी कैन प्रैक्टिस एज अ लॉयर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा लॉ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइलिंग करने का काम है, केस एडमिट करने का काम है, ये एओआर के थ्रू ही किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल्स अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को उसके रूल्स बनाने का स्पेशल पावर दिया हुआ है। अंडर दैट पावर दे हैव प्रिपेयर्ड दैट रूल्स एंड उन्होंने एओआर के लिए एग्जाम रखा है। और एओआर एग्जाम देने के पहले आपको 4 साल का स्टैंडिंग प्रैक्टिस लगता है। 1 year यू हैव टू गेट द प्रैक्टिस टू एनी एस्टैब्लिश एओआर, और बाद में फिर आप वो एग्जाम को बैठ सकते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। एक रहता है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस, दूसरा रहता है ड्राफ्टिंग पेपर, तीसरा रहता है प्रोफेशनल एथिक्स, और चौथा रहता है लीडिंग केसेस, जिसमें अभी 64 लीडिंग केसेस है अभी, जिसके ऊपर हमारा किताब भी इसके ऊपर आपको दिखेगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इसमें बहुत हार्ड होता है ये एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें चेकर जो है, चेकिंग करने वाले सब सीनियर लॉयर रहता है। सीनियर लॉयर चेक करते हैं और रिटायर्ड जजेस हाईकोर्ट के हमारे पास काफी सीनियर लॉयर बोल के काम करते हैं, वो करते हैं, कोई डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर करते हैं। और बहुत वो इफ you are supposed to give some value addition in Supreme Court, that time you can clear that examination. और ये एग्रीगेट इसको 60% मार्क्स लगते हैं। मिनिमम पासिंग एक सब्जेक्ट को 50 के आगे रहता है, एग्रीगेट 60% के आगे चाहिए। और काफी लोगों को ड्राफ्टिंग के पेपर में ये टाइम मार्क बहुत कम मिले हैं, लेकिन अनुजा मैडम को ड्राफ्टिंग के पेपर में 81 मार्क्स है, 75 मार्क्स है, प्रैक्टिस प्रोसीजर में 81 है, 83 मार्क्स उनको प्रोफेशनल एथिक्स में है, और लीडिंग केसेस में 70 मार्क्स है। बेस्ट है, 309 मार्क्स है आउट ऑफ 400। अनुजा मैडम आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरे भारत के लीगल फ्रैटर्निटी से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चलो अनुजा मैडम एक मिनट, मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूं। यस, नाउ अनुजा मैडम टेल अस कि ईच जो पेपर है वो पेपर के लिए आपका जो एक सिस्टमैटिकली जो एक स्पेशल एफर्ट्स थे वो क्या थे? ऐसा हर एक पेपर का थोड़ा बताएंगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर, थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और आपकी क्लास भी काफी अच्छी थी सर। सो इसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो होता है अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सेकंड होता है ड्राफ्टिंग, थर्ड होता है अपना एथिक्स और फोर्थ होता है लीडिंग केसेस। सो प्रिपेयर करने के पहले सबसे पहले मैंने क्या किया था सर कि मैंने क्वेश्चन पेपर्स निकाले थे जितने भी पुराने थे, और उसके बाद मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस करा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस से पेपर से टॉपिक्स निकाले कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं।
तो जैसे कि मान लीजिए एसएलपी पे क्वेश्चन आया है तो कितनी बार आया है, 12 साल का पेपर है तो उसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं। तो उससे मुझे पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है रिपीट होने की, कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैंने पहले वो फिगर आउट किया, क्योंकि हम सब वर्किंग प्रैक्टिशनर्स हैं और फुल टाइम डेडिकेट कर नहीं सकते स्टडीज को। यस। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटर ये है कि मैं इस तरीके से स्टार्ट करूं कि जो डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही हैं वो कवर कर लूं, ताकि पासिंग मार्क तो मेरा निकल जाए। तो इसलिए उसके बाद सर मैंने पेपर 1 सबसे पहले पिकअप किया। तो पेपर 1 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स की जो बेर एक्ट है, तो मुझे, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि बेर एक्ट हमेशा बेटर होती है टेक्स्ट बुक या कमेंट्रीज से कई बार। तो मैंने बेर एक्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्स की उठाई और मैंने पूरा का पूरा बेर एक्ट 2-3 बार उसको पढ़ा, ताकि मैं फेमिलियर हो जाऊं उससे। और क्योंकि उसमें कई चीजें हैं जो आपको ना मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी, स्पेशली अगर आप सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस से बहुत फेमिलियर नहीं है। लकीली मेरे केस में मैंने 3 साल प्रैक्टिस करा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में ही, तो मुझे पता था कि चेंबर जज की पावर्स क्या होती हैं, रजिस्ट्रार के पास मैटर कब लगता है, तो ये सब। लेकिन टेक्निकल चीजें हैं जो जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है उसको ये मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट मेमोराइजिंग। और चेंबर जज एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल ही पूछते ही हैं कि चेंबर जज की पावर्स क्या हैं, या फिर ये कुछ चेंबर जज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स आई थिंक कोर है आपका पेपर 1 में। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बेर एक्ट अच्छे से पढ़ ली है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपके खराब नंबर आ सकते हैं पेपर 1 में। उसके बाद सर एडिशनली पेपर 1 में एक हैंडबुक है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ही है, हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो एक बार जब बेर एक्ट हो जाती है तो उस हैंडबुक में कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, बहुत कम, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बाहर की होती हैं, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये दोनों मटेरियल मोर देन इनफ है फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि उसमें ज्यादा केस लॉज नहीं आते हैं। जो केस लॉज आते हैं वो 136 जो 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड, उसी पे आते हैं। तो उस पे मैंने लीडिंग केस लॉज कर लिए थे, और जो लेक्चर्स हुए थे बाद में उसमें भी उन्होंने बता दिए थे कि केसेस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और वो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होते हैं वो लीडिंग केसेस पे प्रैक्टिस प्रोसीजर। उसके बाद से पेपर 2 ड्राफ्टिंग आ गया। ड्राफ्टिंग में मतलब मुझे काफी प्रैक्टिस थी मेरी एसएलपी वगैरह ड्राफ्ट करने की ऑलरेडी। तो उसमें भी मैंने यही किया, मैंने टॉपिक्स निकाले कि कौन से रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफर पिटिशन पे हर साल ही क्वेश्चन आता है, और एसएलपी क्रिमिनल या सिविल, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें ऐसा मैंने फॉर्मेट्स बना लिए 1-1 पेज के, कि ये हेडिंग्स हैं, और मैंने वो फॉर्मेट्स याद कर लिए कि ये टॉपिक आएगा, ऑर्डर नंबर, रूल नंबर, पार्टी का नाम, उसके बाद पूरा फॉर्मेट याद हो गया मुझे। तो मैंने फॉर्मेट्स रटे, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे टाइप करने की आदत होती है, सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये सब चीजें कभी याद ही नहीं करी होती, तो मैंने वो सब करा। और फिर मैंने सिर्फ पेपर, ड्राफ्टिंग पेपर के लिए थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करी, क्योंकि इंश्योर करने के लिए कि पेपर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात करी थी मोस्टली यही पता चला था कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्राफ्टिंग का, बिकॉज बहुत लेंदी होता है। सो ड्राफ्टिंग में मैंने ये किया सर कि मैंने फिगर आउट कर लिए फॉर्मेट्स, और उसमें फिर जब क्वेश्चन पेपर आया तो फिर मैंने उसमें जो भी फैक्ट्स थे वो फॉर्मेट में फिट कर दिया। और मतलब वही जो ड्राफ्टिंग के जनरल रूल्स होते हैं वही इस पेपर में भी अप्लाई होते हैं, कि आप ग्राउंड्स को बहुत ही प्रिसाइज रखें। और क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हर पेपर के पहले जब मैं एग्जाम हॉल में जाती थी तो मैंने वो लिख लिया था कि हाफ एन आवर तक मेरे इतने मार्क्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 आवर पे इतने मार्क्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं अपने आप को ट्रैक कर पा रही थी कि कभी मैं पीछे थी तो कभी मैं आगे थी, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने ट्रैक करके ड्राफ्टिंग पेपर भी कंप्लीट किया, जबकि मेरा तब भी थोड़ा सा छूट गया था ड्राफ्टिंग पेपर। सो ये ड्राफ्टिंग का था सर। एथिक्स में सर एक बहुत अच्छी बुक मुझे मिली थी डॉक्टर अशोक जैन की, एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे। तो उसमें काफी केस लॉज थे, तो मैंने वो वाली डॉक्टर अशोक जैन की बुक पढ़ी। उसको दुक्की बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, गाइड टाइप की होती है एक। तो उसमें केस लॉज टॉपिक्स पे कंसाइज थोड़ा सा पैराग्राफ सब कुछ मिल गया था उसमें। तो मैंने प्राइमरीली मैंने वो पढ़ा, और फिर बीसीआई रूल्स थे जो उस पे हर साल ही क्वेश्चन आया है। बीसीआई रूल, सोलिसिटेशन ऑफ वर्क, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो हमें पता चल जाता है कि क्या आना ही है। तो मैंने उस हिसाब से उसको पढ़ा, और हर मैंने नोट्स प्रिपेयर करे जिसमें मैंने टॉपिक्स के हिसाब से सिर्फ 3-3, 4-4 केस लॉज लिख लिए, ताकि मैं उस टॉपिक, जो भी ब्रॉड टॉपिक है उसमें मैं 2-3 केस लॉज डाल के आ जाऊं। तो मैंने ये किया एथिक्स के लिए। और वेंकट रमनी सर के नोट्स हैं जो सब लोग पढ़ते हैं, मैंने भी वो थोड़ा देखा। और इस बार वो शायद पेपर नहीं ले रहे थे वो, तो फिर मैंने ज्यादा नहीं देखा, मैंने मेनली केस लॉज और बुक्स पे ही फोकस किया।
उसके बाद सर इसमें SCR रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल एथिक्स में, क्योंकि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ AOR पे हर बार ही क्वेश्चन आता है। ओके। तो वो मैंने वो रूल्स ऑर्डर और उस पे जो रेलिवेंट जजमेंट्स थे वो मैंने देख लिए थे। उसके बाद लीडिंग केसेस एक पेपर है जो मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया पढ़ना, क्योंकि उसमें एक मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि आप इतने क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ जजमेंट्स थे जो हम जनरली शायद मैं तो एटलीस्ट नहीं पढ़ पाती। जैसे कि IBC पे स्विस रिबन्स हो गया, एक क्रिप्टो करेंसी पे जजमेंट था, तो वो सब पढ़ के मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें मैंने डिटेल नोट्स बनाए हर जजमेंट के, क्योंकि उसको जजमेंट इतने मैसिव थे कि उनको फिर से पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल होता, इतना टाइम नहीं था। तो मैं एक रीडिंग करती थी और उसके बेसिक पॉइंटर्स बना लेती थी, नॉट मोर देन 2 पेजेस, क्योंकि मुझे ये था कि 2 पेज में मेरे पास हेडर्स होने चाहिए जिससे मैं अपनी मेमोरी से आंसर लिख सकूं, क्योंकि वहाँ पे SCR रेफर करने का टाइम नहीं मिलता है एग्जाम हॉल में। तो मैंने इसलिए हर मतलब ऑलमोस्ट 64 में से मैंने 60 केसेस कवर करे थे, 4 करीब छोड़े होंगे, और उनमें मैंने नोट्स बनाए थे। और डिसेंट वगैरह क्या है, पुट्टास्वामी वगैरह सब मैंने पढ़ के, तो वो मैंने काफी इंजॉय करके पढ़ा था पेपर 4। और उसके बाद जब मैं एग्जाम हॉल में गई थी तो जैसे ही हमें SCR मिली थी, मैंने जितने जजमेंट्स क्वेश्चन पेपर मिला मैंने सबसे पहले 2 मिनट में फ्लैग्स लेके गई थी मैं। तो मैंने फ्लैग्स कर दिए थे SCR की, अगर मैं मेमोरी से ही लिखा था लेकिन मान लीजिए कुछ भूल गई या जज का नाम भूल गई तो मैं फटाफट वो फ्लैग खोल के वो देख लेती थी, तो उससे काफी टाइम बच गया था मेरा। तो पेपर 4 में ये था स्ट्रैटेजी, और यही ड्राफ्टिंग हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एथिक्स और लीडिंग केसेस। बस यही यही स्ट्रैटेजी थी। आई थिंक क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफी टाइम बच जाता है। करेक्ट। और कितना महीने का स्टडी करना जरूरी लगता है सबको? सर मैंने करा था करीब 1 से 1.5 महीना, पर अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस से आप फेमिलियर नहीं है तो आई थिंक 2 महीना आपको करना चाहिए, स्पेशली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के पेपर में, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड है। हाँ 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 हाँ। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको टाइम आवर्स देने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए, रटने के लिए। तो मैंने करीब 1.5 महीना, बट आई थिंक 1.5 to 2 months सफिशिएंट टाइम है AOR प्रिपेयर के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। और बढ़िया। आप कुछ और टिप्स देना चाहती तो दीजिए जरूर। हाँ सर, यही कि जो लेक्चर्स होते हैं सीनियर एडवोकेट्स के, अब कई लोगों के लिए 1-1.5 महीना निकालना भी मुश्किल होता है जिनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो। तो वो जो लेक्चर्स होते हैं एंड में सीनियर एडवोकेट्स के, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि उसमें वो एक तो एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाता है, आपको पता होता है कि कौन सेट कर रहा है पेपर, कौन चेक कर रहा है पेपर, और उसमें वो टॉपिक्स भी हिंट कर देते हैं कि ये टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबल हैं आने के लिए। तो स्पेशली लीडिंग केसेस में, क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग है लीडिंग केसेस पढ़ना, अगर आप सभी केसेस नहीं पढ़ पाते हैं तो जो लेक्चर्स में आते हैं केसेस रेफर होते हैं वो डेफिनेटली हमें पढ़ने ही चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट अनदर इशू है कि कई कैंडिडेट्स का इस बार जो मेरी बात हुई है पेपर कंप्लीट नहीं हुआ और उस वजह से वो रह गए। तो वही ड्राफ्टिंग का पेपर है, हाथ से ड्राफ्टिंग करना आई डोंट थिंक आजकल कोई भी करता होगा, तो वो बहुत ही मतलब वो मुझे बहुत ही नया चीज लगा कि हाथ से पूरी SLP बनाओ। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को टाइम करके कि आधे घंटे में आपका खत्म हो रहा है चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो उसके लिए कोई भी पुराने क्वेश्चंस पेपर्स उठा के आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली वो टॉपिक्स जो आप फेमिलियर नहीं हो। जैसे कि मेरे लिए अगर कुछ कंफर्टेबल नहीं था टॉपिक, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, मुझे ज्यादा नहीं आता था, तो मैंने पुराने पेपर्स में टैक्सेशन का क्वेश्चन उठाया कि क्या मैं कर सकती हूँ उसको आधे घंटे में। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। और मतलब आई थिंक नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बहुत इंश्योर करा कि जो मेरा पेपर है वो नीट हो, कि एग्जामिनर को तकलीफ ना हो पढ़ने में, कि जितना इजीली वो पढ़ेगा उतना अच्छा नंबर मिलेंगे। तो और मैंने पैराग्राफ्स यूज नहीं करे, मैंने सब कुछ पूरा चारों पेपर्स मैंने पॉइंट वाइज ही करे, ड्राफ्टिंग तो फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन बाकी तीनों पेपर्स में मैंने पूरा पॉइंट वाइज करा है, ताकि वो मतलब एग्जामिनर पढ़ता जाए और उसको कंटेंट देखे और सिर्फ टिक टिक करता जाए। तो इस हिसाब से मैंने प्लान करा था। मैंने अंडरलाइनिंग भी करी है जहाँ पे मुझे लगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिया है। मैंने UPSC दिया था तो मुझे वो पूरा आंसर राइटिंग का फायदा हुआ है। वो मुझे आदत थी, तो मैंने वही पूरा पैटर्न UPSC का यहाँ पे यूज करा। और बाकी मतलब यही सब है सर, और तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है मतलब। हाँ लेकिन बहुत डॉन्टिंग लगता है क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है, स्पेशली लीडिंग केसेस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में।
हाँ 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 हाँ। ऐसा लगता है कि कैसे होगा। लीडिंग केसेस में मैं भी शुरू में बहुत ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना और खत्म ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं बाकी प्रैक्टिस प्रोसीजर कब रिवाइज करूं। पर आई थिंक मैंने दो टोटल, मतलब एक बार पढ़ा था और एक सेकंड रिवीजन हुआ था, जो मेरे लिए सफिशिएंट था। तो आई थिंक एक बार आप पढ़ लो और एक बार रिवाइज कर लो तो इनफ है इस पेपर के लिए। ये और कुछ कुछ जजमेंट बहुत लंबे लंबे भी है ना, जैसा कृष्णानंद भारती मोर देन 1000 पेजेस हैं, और सब हाँ जजमेंट आर 700 पेजेस लाइक दैट। हाँ। तो वेरी हार्ड एंड 64 केसेस आर देयर। अर्लियर 60 एग्जामिनेशन में थोड़ा 45 या कम 40। था, हाँ 64 बहुत ज्यादा थे सर। इस बार तो 64 देख के मैं भी हुई थी कैसे होगा ये, बट हो गया। मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, तो उन्होंने आज कुछ कुछ नोट्स बनाए, कुछ मैंने बनाए, हम तो हो गया हमारा, मतलब वेरी नाइस मिलके वेरी हम पढ़ नाइस। लिया। वो भी ये वार है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने बोला एक काफी है, मैं नहीं दे सकता एग्जाम। तो मैं ये बार हूँ। और जी जो आपका करियर देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप जल्दी की जल्दी सीनियर डेजिग्नेटेड भी हो जाएगी फ्यूचर में, और सर, हो सकता है तो इससे बड़ा जुडिशरी में कॉम्प्लीमेंट जाके, क्या हो सकता है। और जुडिशरी में जाके हम आपके सामने कभी आर्गू कर पाएंगे लॉर्डशिप बिल्कुल, लॉर्डशिप आप करके, इतने वो भी सीनियर हैं। ऐसा लगता है। सब ऑल जो वेज है वो सब वेज आपके लिए ओपन है, और एपेक्स कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जो सौभाग्य मिलता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। और यहाँ पे कम से कम ऑडियंस को बताता हूँ कि कम से कम 5-6 घंटा रोज पढ़ने की आदत है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में टिक सकते हैं। जी अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई जुगाड़बाजी का प्रैक्टिस नहीं चलता है। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन मेरिट। जजेस लोग सब पढ़ के आते हैं, इसलिए मेरे 40 से ज्यादा बुक्स पब्लिश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के क्लास के ऊपर, और हर बुक मैंने सुप्रीम कोर्ट के पास्ट और प्रेजेंट जजेस को ही समर्पित किया है। क्योंकि एक एक जजमेंट वो जब हम अभी आर्गू करते हैं ना, तो उस दिन मैं एक केस के लिए आर्गू करने के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने जज ने ही बता दिया कि दिस केस इज लाइक दैट आई एम नोटिसिंग दिस केस। मुझे आर्गू नहीं कर रहे हैं, नोटिस हो गया, क्योंकि ड्राफ्टिंग हमारा प्रॉपर है, सब कुछ है, और जजेस लोग पढ़ के भी आते हैं और प्रॉपर है। और बस जजेस जब हमारा केस वीक होता है तो जजेस हमको कुछ सवाल पूछते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर्स, तो वो सवाल पूछते रहते हैं। जब आंसर आप परफेक्ट देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, नोटिस कर देते हैं, मैटर आगे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जजेस बहुत अलग क्वालिटी के हैं। वैसे तो भारत के सभी सेशन कोर्ट के जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, तहसील कोर्ट के जजेस हो, सभी अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मैं मेरा भी प्रैक्टिस छोटे कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का है, तो मैंने हर लेवल पे सब जजेस देखे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो टैलेंट है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है केस पढ़ के, और इतने 40-40, 50-50, 60-60 केसेस बेंच पे आने के पहले पढ़ के आना, उसके पॉइंट्स पढ़ के आना, और मिस्टर सोमानी गो एंड पेज नंबर सो एंड सो वगैरह, वो हमको पेज नंबर बताते, सब बताते, वो पॉइंट क्लियर करो फिर आगे का बात करो वगैरह वगैरह। तो दिस इज वेरी इनोवेटिव, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और मुझे सही में आपका एज कुछ भी नहीं है, कितने कम उम्र में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। तो हमारे ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हमारी पूरी नानी पालकीवाला वेनेजर लॉ क्लब के ओर से भी है। और बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम, अगर मेरे दिमाग में है कुछ ये AOR के एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसा कुछ करें, ताकि लोगों को थोड़ा सा ऑनलाइन गाइडेंस मिले, इसको कुछ है, तो अगर लगा आपका किधर गाइडेंस, तो आपको जरूर कभी हम वापस बुलाएंगे। और जी आपने आपका कीमती समय दिया, नहीं इसलिए सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस को भी बताता हूँ जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, वो वापस ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, और मैं आपको यूट्यूब पे डालते समय है ना, वो उसके कमेंट्री में मैं डाल दूंगा कि कौन से मिनट तक हमारा कस्टम एक्ट है, और कौन से मिनट के आगे ये इंटरव्यू है। तो जिसको खाली इंटरव्यू देना है तो वो डायरेक्ट सीधा वो यूट्यूब वो मिनट पे लेके जाके देख सकेगा, और मैडम का इंटरव्यू का आनंद ले सकेगा। और मैडम ने जो बहुत अच्छे टिप्स हमको दिए हैं, अनुजा जी ने, कि वो हर एक 4 सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने क्या क्या किया है, कैसा फोकस किया है, दिया है। दोस्तों मेहनत है, और आपको बताता हूँ सक्सेस टैलेंट लोगों को नहीं मिलता है, सक्सेस कंटिन्यूस परसिवियरेंस जिसका रहता है उसको मिलता है। इसलिए कंटिन्यू अगर हम कोशिश करते रहेंगे, रोज काम करते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, तो जरूर सक्सेस हमारा पास आता है, और फिर अगला माइल के ऊपर, माइलस्टोन के ऊपर हम चलने के लिए आगे फ्री हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे आज रुकते हैं। अनुजा जी का सबका मैं वापस यहाँ पे एक बार अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पे आपको धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पे आज का ये एपिसोड खत्म करता हूँ।
जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।